Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 28th of June 2026. तो गाइज आज है तारीख 28 जून 2026 और है संडे। और आपको पता है संडे होता है हमारा रिवीजन डे। तो आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं अपने पिछले सप्ताह के सारे करंट अफेयर्स को, जैसा हम हर संडे करते हैं। अब संडे में बेसिकली क्या होता है, हमारे आर्टिकल्स वगैरह कम होते हैं। संडे में एडिटोरियल पब्लिश नहीं होता न्यूज़पेपर में, साइंस एंड टेक का पेज आता है, वो हमारे लिए काम का होता है। लेकिन उन सभी आर्टिकल्स को हम अगले दिन इंक्लूड कर लेते हैं, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा कि संडे का न्यूज़पेपर हमारा कवर नहीं हुआ है। कवर हो जाता है, नेक्स्ट डे पर कवर हो जाता है, तो उसके लिए परेशान ना होए बिल्कुल भी। आप थोड़ा सा रिविजन पर फोकस करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के पर्पज़ से हम करंट अफेयर्स को पढ़ तो बहुत सारा लेते हैं, रिवाइज नहीं करते। टाइम टू टाइम वीकली रिवीजन होता रहे, मंथली रिवीजन होता रहे, तो इससे आप हर एक करंट अफेयर्स के साथ में अपने आप को लिंक कर पाते हैं और दिमाग में वो सब चीज़ें याद रहती हैं। एग्जामिनेशन में इसी का फ़ायदा मिलता है। नहीं तो फिर पढ़ के तो हर कोई जाता है, जो याद रख पाता है, जो रिवाइज कर पाता है, वही एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही कर पाता है। तो रिवीजन आपका मस्ट है, वीकली सेशन को ज़रूर से अटेंड करा करो। चलिए शुरुआत करते हैं हमारा फर्स्ट आर्टिकल, जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था। सबसे पहली शुरुआत इसी से हुई थी पिछले सप्ताह की, कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राखीगढ़ी, जो एक इम्पॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वहाँ पे कुछ स्केलेटन मिले थे, हड्डी के ढांचे मिले थे। उन सब हड्डियों को, ढांचों को ANSI को भेज दिया गया है। ANSI नाम की जो बॉडी है, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब देखो, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों इंपॉर्टेंट बॉडीज़ है एग्जामिनेशन के लिए। ये दोनों ही बॉडीज़ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आती हैं। इवन UPSC ने तो ये सवाल भी पूछ रखा है, चेक कर लेना चाहे तो। देखो, मैं जब जब बोलता हूँ ये क्वेश्चन पूछा गया है, चाहो तो आप चेक कर सकते हैं। पूछा जा चुका है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन सा मंत्रालय के अंडर में आता है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो हुआ क्या, एक्चुअली में इस बॉडी का काम है जगह जगह पर एक्सकेवेशंस करना, खुदाई करना, इतिहास के बारे में नई नई जानकारियों को इकट्ठा करना। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो अलग अलग साइट्स हैं, वहाँ पे नई नई प्रकार की चीज़ें खोजी गई हैं, पॉटरीज वगैरह खोजी गई हैं, वो सारा काम ASI ने किया हुआ है। अब इनको मिलते हैं राखीगढ़ी नाम की जगह से बहुत सारे स्केलेटन, यानी हड्डियाँ का ढांचे, जो बहुत पुराने, हज़ारों साल पुराने, लगभग 4600 साल पुराने बताए जा रहे हैं। महिला के स्केलेटन हैं वो। उनको भेज दिया गया है ANSI को, क्योंकि ANSI उन हड्डियों के ढांचे के ऊपर में रिसर्च करेगा। ANSI अपने आप में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहलाता है, ताकि हम उनके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स जान सकें कि भाई आज से 4600 साल पहले लोग कैसे जीवित रहा करते थे, या क्या उनका न्यूट्रिशन, क्या डाइट एग्जैक्टली रहा करता था। इस पे हम लोग एनालिसिस चाहते हैं, क्योंकि हड्डियों से मिलेगा DNA से ही हम लोग बाकी फर्दर रिसर्च कर पाएंगे। तो नंबर 1 पॉइंट क्या क्या याद रखना है, आपने सबसे पहले याद रखना है इंपॉर्टेंट प्लेस, वो है राखीगढ़ी। तो प्लीज़ याद रखिएगा, राखीगढ़ी जो अपने आप में हड़प्पन सिविलाइजेशन का, या जिसको हम कई बार इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी साइट्स हमको मिली हैं, ये आपने पता है ना। अलग अलग साइट्स खोजी गई थी, जहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिली हैं। फॉर एग्जांपल ये रही फोटो आपके सामने। राखीगढ़ी की बात करते हैं, वो करेंट समय पर आज आपको हरियाणा में देखने को मिलता है। उसके अलावा आपने कालीबंगन का नाम सुना होगा, हड़प्पा का नाम सुना होगा, मोहनजोदाड़ो का नाम सुना होगा पाकिस्तान में करेंटली, धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया। ये जितने भी नाम मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जहाँ पर बाद में बहुत सारी खुदाइयाँ कर करके नई नई खोजी चीज़ों को खोजा गया है, उसके ऊपर में रिसर्च की गई है, ताकि वहाँ का जो सेटलमेंट है उसके बारे में पता लगा सके, ह्यूमंस के बारे में जान सकें कि एग्जैक्टली वो लोग रहा कैसे करा करते थे। समझे इस बात को। अब आगे की बात सुनिए। अब राखीगढ़ी के बारे में जाना आपने दोस्तों है कि भाई ये हरियाणा में लोकेटेड है, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये पूरी जगह 550 हेक्टेयर की जगह में फैला हुआ है। आज के समय पर ये एक लार्जेस्ट, एक जाना माना बहुत बड़ा सेटलमेंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। भले ही इतना फेमस ना हो हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो जैसा, लेकिन अपने साइज़ में ये मैसिव रहा है राखीगढ़ी। काफ़ी लोग रहा करते थे, तभी तो यहाँ पे इतने सारे स्केलेटन्स मिले हैं, हड्डियों के ढांचे मिले हैं। समझे। अब यहाँ पर बाकी काम किस पे आ गया, हड्डियों का ढांचा मिलने के बाद में बाकी काम आ गया ASI और ANSI के पास में। ASI ने तो खोज के निकाला है, ASI का काम ही है खोज का, खुदाई कर करके, एक्सकेवेशंस कर करके नई नई चीज़ों को खोजना। तो भाई आप देखोगे यहाँ पर स्केलेटन्स वगैरह मिले थे, तो ये काम किसने किया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आता है। अब स्केलेटन मिले तो स्केलेटन पे ये रिसर्च नहीं कर सकते, इसके लिए वो सारे स्केलेटन्स, वो हड्डियों के ढांचे कहाँ पर भेज दिए गए, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास में भेज दिए गए, कि भाई आप यहाँ पे रिसर्च करना। क्यों? क्योंकि दिस बॉडी इटसेल्फ इज अ रिसर्च इंस्टीट्यूशन विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर।
यही बॉडी है जो क्या करती है, ह्यूमन इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इन सब चीज़ों का ऊपर में स्टडी करता है, इन सब चीज़ों को ये डिटेल से अध्ययन कर रहा होता है। तो ये जो स्केलेटन है ये हमारे भविष्य में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं उन लोगों की हिस्ट्री को समझने के लिए। अब सर हड्डियों के ऊपर में कैसे रिसर्च करेंगे, कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करने वाले हैं, तो कुछ टेक्निक्स के नाम याद रख सकते हैं जो हमारे आर्टिकल्स के अंदर में चर्चाओं में है। द फर्स्ट टेक्निक इज़ एंशिएंट डीएनए एनालिसिस। ये पुराने टाइम पे जो डीएनए एनालिसिस किया जाता था ये हेल्प करेगा हमारे रिसर्चर्स की। ये रिसर्चर्स जेनेटिक एंसेस्ट्री की स्टडी कर पाएंगे इस एंशिएंट डीएनए के माध्यम से। पॉपुलेशन रिलेशनशिप, कहाँ पर कैसे लोग माइग्रेट क्या करते थे, ये सब जानकारी मिलेगी। फिर आता है आपका स्टेबल आइसोटोप स्टडीज़। इसमें क्या होगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा अबाउट एंशिएंट डाइट्स, वो लोग क्या खाया पिया करते थे, उनके मेन सोर्सेस ऑफ फूड क्या हुआ करते थे, वाटर कंजम्पशन पैटर्न्स क्या थे, इनको जानने को मिलने वाला है। फिर ओस्टियोलॉजिकल असेसमेंट, इससे हमें उनके हड्डियों के माध्यम से ये पता चलेगा उनकी एज, सेक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ करते थे, ग्रोथ पैटर्न्स कैसे थे, हेल्थ कंडीशंस उन लोगों की कैसी थी। फिर आता है यहाँ पर पेलियोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। तो पेलियोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन फोकस करता है बीमारियों के ऊपर में, कहीं उनमें कोई अलग टाइप की बीमारियां तो नहीं थी, कोई इंजरी, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं थी, इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से। फिर यहीं पर एक और चीज़ आती है वो है एनवायरमेंटल रिकंस्ट्रक्शन। इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ये किस चीज़ की बात करता है, ये मदद करता है समझने में, मतलब जो साइंटिस्ट हैं ये एनवायरमेंटल रिकंस्ट्रक्शन में क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि भाई इनके हड्डियों पे क्लाइमेटिक कंडीशंस के क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, हड़प्पन पीरियड में किस तरीके से क्या चेंजेस हो रहे थे, इनकी कंडीशंस ह्यूमन सेटलमेंट के ऊपर में क्या असर पड़ा है, इन सब चीज़ों को स्टडी किया जाता है इस एनवायरमेंटल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर में। ठीक है, तो ये अलग अलग टेक्निक्स हैं जो करंट समय पर यूज़ की जा रही हैं। फर्स्ट आर्टिकल होता है समाप्त। अगला आर्टिकल ये बात करता है आकाश तीर के बारे में। जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट टॉपिक है। यहाँ पर क्या बात हो रही है, इंडिया की नई वॉर कैपेबिलिटी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। आकाश तीर बेसिकली यहाँ पर एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। हाल ही में ये न्यूज़ में कवर किया गया था। क्यों, अब रिवाइज कर रहे हैं तो भाई पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि द हिंदू में ही आर्टिकल छपा था। ये रहा आपके सामने। यूएई भारत से बातचीत कर रहा है। यूएई चाहता है ऐसे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स को, यानी इस आकाश तीर को भारत से जो यूएई है वो परचेज करना चाहता है। और केवल आकाश तीर ही परचेज नहीं करना चाहता है, शायद आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था ब्रह्मोस भी। ब्रह्मोस जिसको रशिया और भारत ने मिलकर साथ में बनाया है, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आकाश तीर एक एयर डिफेंस मिसाइल है। अब आकाश तीर को हमने खुद से बनाया है, किसी की मदद नहीं ली है, इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है बाय दी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड द इंडियन आर्मी। समझे, तो यूएई सोच रहा है ब्रह्मोस परचेस किया जाए और आकाश तीर परचेस किया है। दैट इज़ वाई यहाँ पर ये दोनों की दोनों चीज़ें न्यूज़ में। इसमें ब्रह्मोस के बारे में जानना इतना ज़रूरी नहीं है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्रह्मोस का नाम दो नदियों पे रखा गया है, ब्रह्मोस और ब्रह्मपुत्र और मॉस्कवा नदी के ऊपर में। ब्रह्मपुत्र भारत की इंपॉर्टेंट रिवर, मॉस्कवा रशिया की इंपॉर्टेंट रिवर, दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर के बेसिस पे ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया। नाम इसका यहाँ पर ब्रह्मोस रख दिया गया। नाउ अब आपको बात करनी है यहाँ पर आकाश तीर के बारे में। ये क्या है भाई, ये फुल्ली इंडिजीनियस, खुद से बनाया हुआ ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल रिपोर्टिंग सिस्टम। इतना याद रखिएगा, एयर डिफेंस सिस्टम। दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट, दुश्मन का कोई ड्रोन, दुश्मन की कोई मिसाइल या दूसरा और हवाई हमला हवा में ही मार के गिराने की क्षमता रखता है आकाश तीर। जैसे कि हमारा S-400 सिस्टम है, कुछ उसी प्रकार से आकाश तीर भी काम करता है। हालांकि आकाश तीर में कुछ इंपॉर्टेंट रडार कंट्रोल सिस्टम वगैरह ये सब लगा रखे हैं, जिससे बहुत सटीक तरीके से दुश्मन को ये डिटेक्ट कर लेता है, दुश्मन के हवाई हमले को डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करने के बाद में उसको हवा में ही बहुत खूबसूरती से मार के गिरा देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आकाश तीर का इस्तेमाल किया गया था। इंडिया का एक इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस नेटवर्क है। आकाश तीर आज इंडिया के आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम का एक मेन कोर हिस्सा है जो हम खुद से बनाकर यूज़ कर रहे हैं। हमारा मेन पर्पज़ है इसकी इफेक्टिवनेस को दुनिया को दिखाना। और जैसे आज यूएई इंटरेस्टेड है भारत से आकाश तीर को परचेज करने में, वैसे ही हमारा टारगेट है कि दुनिया भर को यहाँ पर इस चीज़ को शो करना, दुनिया भर की और भी कंट्रीज इसमें इंटरेस्ट दिखाएं और उनको हम लोग यहाँ पर ये बेचें। इससे एक्चुअली में होगा क्या, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगी, जो कि एक्चुअली फॉर्म में ग्रो हो रही है। एक समय पर इंडिया जो प्योरली तौर पे इंपोर्टर हुआ करता था, अलग अलग हथियार हम परचेज किया करते थे, अब यहाँ पर उन हथियारों को, उसमें से कुछ हथियार बनाकर हम लोगों ने बेचना शुरू कर दिया है।
तो ग्रोथ ऑफ इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री की जब बात आती है तो प्लीज़ याद रखिएगा, इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट को सेट किया है। 3 लाख करोड़ रुपए का जो ये टोटल प्रोडक्शन है ऑफ द डिफेंस प्रोडक्शन बाय 2029, ये है हमारा टारगेट कि 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए का हम लोग क्या करेंगे, हथियार का प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इसमें प्राइवेट सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है आज के समय पर वो 21% के हिसाब से, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का भी योगदान है, उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा होना चाहिए था, बट है। अब इंडिया ने डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अलग अलग डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, 450 से ज़्यादा डिफेंस कंपनीज, ये सब चीज़ें बनाई हैं। 16,000 से ज़्यादा छोटे छोटे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो करंट समय पर मिलकर वर्क कर रहे हैं ताकि देश के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस प्रोडक्शन हम लोग यहाँ पर कर सकें। ठीक है, इस बात को यहाँ पर आप लोग समझ गए। अब मेजर अचीवमेंट में क्या है दोस्तों कि आज 65% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो भारत अपने देश में डोमेस्टिकली बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। हालांकि फिर कुछ 65 to 70% हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है इंपोर्ट करने की, ऐसा नहीं है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो गए। अभी भी हम लोग बहुत सारे हथियारों को इंपोर्ट करते हैं, हालांकि उतना ज़्यादा छोटे मोटे हथियार भी इंपोर्ट नहीं करते जितना पहले हम लोग ज़्यादातर इंपोर्ट किया करते थे। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात कर रहे हैं स्टे विद द एविडेंस, बैन ऑन फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स। जो एफडीसीज होती हैं, एफडीसीज बोले तो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स, ये कौन सी दवाइयाँ होती हैं? ये वो दवाइयाँ होती हैं जिनमें एक बीमारी के साथ साथ 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, उनका दवाइयों का कॉम्बिनेशन मिक्स किया जाता है। सपोज सर दर्द भी हो रहा है, बुखार भी हो रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, सबकी सेपरेट दवाइयाँ हैं, सबके कॉम्बिनेशन को एक ही दवा में, एक ही गोली में मिला देना, उसको बोलते हैं एफडीसी, दैट इज़ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स। अब होता यह है कि मार्केट में कुछ तो अच्छी एफडीसी भी हैं, कुछ अननेसेसरी बेफिजूल में कुछ एंटीबायोटिक्स को आपस में मिला के एफडीसी बनाकर बेच रहे हैं। तो बेफिजूल वाली, अननेसेसरी वाली जो एफडीसीज हैं वो मार्केट से बैन होनी चाहिए। रिसेंटली गवर्नमेंट ने 16 एफडीसीज को बैन किया है और इससे पहले सरकार कई बार 100 से ज़्यादा एफडीसीज को बैन कर चुकी है। रीज़न क्या है? उनकी ज़रूरत नहीं थी। बेफिजूल में एक इंसान को एक प्रॉब्लम है लेकिन उसके लिए मार्केट में केवल एफडीसी अवेलेबल होता है, तो एक दवा के साथ साथ वो उसको दूसरी दवा भी खानी होती है क्योंकि उसमें सब कुछ कंबाइन होकर मिक्स हुआ हुआ है। अब मान लो दूसरी दवा से एलर्जी हो गई उसे, तो डॉक्टर भी नहीं बता पाता क्योंकि एक दवा में 4-5 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, तो डॉक्टर भी नहीं बता पाता किस कॉम्बिनेशन की वजह से इसमें से कौन सी दवा है जिसकी वजह से व्यक्ति को एलर्जी हो गई। तो प्रॉब्लम होती चली जा रही है। और ऊपर से देश में एक और सबसे बड़ी समस्या है विच इज़ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये आपने कई बार पढ़ा है कि भाई हम लोग एंटीबायोटिक्स का अपने जीवन स्तर में मिसयूज़ करने लगे हैं, दुरुपयोग करने लगे हैं, और गलत तरीके से एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। रीज़न क्या है? ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ करने से हमारे बॉडी में पनप रहा बैक्टीरिया और मजबूत हो जाता है, वो एंटीबायोटिक्स के प्रति रेसिस्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से इन दवाइयों का कोई प्रभाव उसके ऊपर में नहीं पड़ता। समझे? तब वो हमारे लिए और भयंकर प्रॉब्लम बनकर आता है क्योंकि अब तो दवा भी उस बैक्टीरिया पे काम नहीं कर रही। इसलिए यहाँ पर उसको एएमआर बोला जाता है। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टॉप 10 जो थ्रेट्स हैं वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए खतरे, उसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को भी शामिल किया हुआ है। तो ये प्रॉब्लम, एएमआर जैसी प्रॉब्लम एफडीसी की वजह से और ज़्यादा बढ़ सकती है क्योंकि एफडीसी के अंदर में 2 या 2 से ज़्यादा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके एक सिंगल डोज में दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, कैप्सूल और सिरप। पर्पस एफडीसी का मैंने आपको बता दिया है, सिंपल यह है कि भाई ट्रीटमेंट को सिंपल कर देना। भाई जो पहले यहाँ पर एक व्यक्ति अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग दवाइयाँ ले रहा था, अब यहाँ पर एक ही गोली से उसके सारे के सारे ट्रीटमेंट्स होते चले जा रहे हैं। तो ये कई बार भीषण प्रॉब्लम में या भीषण बीमारी के अंदर में काफ़ी यूज़फुल भी है। फॉर एग्जांपल कहोगे कौन सी भीषण प्रॉब्लम हो गई? ट्यूबरक्लोसिस जैसी प्रॉब्लम्स की हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ट्यूबरक्लोसिस में कई बार मल्टीपल दवाइयों का कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है, तो उसमें एफडीसी कारगर है भाई। एफडीसी ट्रीटमेंट को इम्प्रूव कर सकता है क्योंकि जो हमारे पेशेंट्स हैं उन पेशेंट्स को यहाँ पर एक ही कंबाइंड मेडिसिन लेनी है, कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है नहीं। तो इसमें अननेसेसरी साइड इफ़ेक्ट का जो यहाँ पर रिस्क है वो भी होने के चांसेस होते हैं, मैंने आपको बताया, क्योंकि हर एक पेशेंट को सारी दवाइयाँ जिस इस कॉम्बिनेशन में जो शामिल हैं उसकी ज़रूरत नहीं होती। कुछ पेशेंट्स को केवल एक ही कंपोनेंट की ज़रूरत होती है क्योंकि ये सब आपस में पैक्ड हैं, तो एक ही लेने की वजह से उसको एलर्जी या दूसरी और प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
बाकी एफडीसी और एंटी माइक्रोबियल का कनेक्शन क्या है वो मैंने आपको समझाया। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कंडीशन आपको बता दिया कि जब बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स इवॉल्व होने लगे और वो दवाइयों के प्रति अपना आपको इतना मजबूत बना ले कि अब उसको मारना मुश्किल है, तो होती है दोस्तों वो AMR वाली कंडीशन। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो इन्फेक्शंस हैं उनको अब ट्रीट करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, और ये जो FDCs हैं ये हमारे लिए भीषण प्रॉब्लम शुरू कर देती है आने वाले समय पर। तो इसी की वजह से मार्केट में जो ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस हैं इनको रेगुलेट करना ज़रूरी है, कंट्रोल करना ज़रूरी है। बस इतनी सी बात यहाँ पर बोली गई थी। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल। नेक्स्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था भारत के पैची इंडस्ट्रियल क्लाइमेट स्ट्रेटजी के बारे में। भाई इंडिया की जो क्लाइमेट चेंज को लेकर, प्रदूषण को रोकने को लेकर जो रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, वो थोड़ी सी फ्रेगमेंटेड है और उस स्ट्रैटेजी में कुछ कमियां हैं। उस कमियों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हम अपने इंडस्ट्री में बहुत सारा प्रदूषण को कंट्रोल कर पाएंगे। अब वो है क्या आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो ये आप वीकली कंपाइलेशन के PDF देख रहे हैं ना, शानदार से PDF, केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों को मेंशन किया गया है। अब क्योंकि फोटोज़ है, फॉन्ट बड़ा है, इसलिए थोड़े से साइज़ जो हैं या PDFs के नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, पेजेस के नंबर। अदरवाइज आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट PDF है जो डिटेल से रिवाइज करवाता है। ऐसा नहीं उठा के 2-4 पॉइंट शामिल कर दिया, काम खत्म। रिविजन में भी एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे आप हर एक चीज़ को दोबारा से दिमाग में रिटेन कर सकें, समझे। लेकिन ये PDFs हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में वीकली कंपाइलेशन दिए जाते हैं और डेली करंट अफेयर्स के जो इस चैनल पे PDFs अपलोड होते हैं, सब यहाँ पर PDFs आपको मिलते हैं दोस्तों हमारे पेड ग्रुप में और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को आप ज्वाइन करके रख सकते हैं। आप लंबे जर्नी में हैं, करंट अफेयर्स के लिए परेशान है, कहाँ से करें कहाँ से नहीं करें, एक ही स्टॉप सोल्यूशन को चुन लो, कोई सा भी हो सकता है वो आपकी नज़रों में। ठीक है, अब ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर में आपको रोजाना डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के PDF मिलते हैं और वीकली कंपाइलेशन के PDF मिलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए। इसका फी पेमेंट बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इस चैनल को ज्वाइन करके रख सकते हैं। रोजाना PDFs अपलोड होते हैं। इवन आपको जब आप ग्रुप में ऐड हो गए ना, तो आपका अमाउंट ये 499 वाला हाथों हाथ रिकवर हो जाएगा। रीज़न क्या है, जनवरी 2026 से भी सारे PDFs आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे। ये है इसका फ़ायदा, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपना आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए वापस आते हैं। इंडिया के पैची इंडस्ट्रियल क्लाइमेट स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात कर रहे थे। एक्चुअली में क्यों डिस्कशन हो रहा था, ये एडिटोरियल था। इसमें बात ये हो रही थी कि भाई इंडिया की पहली फर्स्ट बाइनरियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC को सौंप दिया गया है। इस रिपोर्ट के अंदर में डिटेल तरीके से सर्वे करते हैं भारत के ग्रीन हाउस गैस एमिशन और क्लाइमेट एक्शंस को लेकर, कि इंडिया में हमारे इंडस्ट्री से कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन या प्रदूषण हो रहा है और हम क्लाइमेट को लेकर कितने एक्शंस ले रहे हैं। तो BTR1 नाम की जो ये रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो देश के अंदर में इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो लगातार भारत के टोटल एमिशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और करे भी क्यों ना, वी आर डेवलपिंग इकॉनमी। लगातार हमारा देश ग्रो करेगा, इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी तभी ग्रो करेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा तभी ग्रो करेगा। लेकिन इन इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज के अंदर में कोई चीज़ आप बनाते हो तो उसमें प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है। तो उसको कहाँ से काउंटर करें, कैसे काउंटर करें, प्रॉब्लम यह है। अब भाई काउंटर करने के लिए नई प्रकार की स्कीम्स गवर्नमेंट की साइड से लेकर आई जाती है। कुछ इंडस्ट्रियल एमिशंस को लेकर रोकने के लिए फ्रेमवर्क हम लोग लेकर आते हैं कि भाई नई टेक्नोलॉजी को अपनाओ, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम लेकर आए, कार्बन क्रेडिट ट्रेड स्कीम लेकर आए कि भाई आप अपना जितना कम प्रदूषण करोगे उसका सर्टिफिकेट बन जाएगा, उसको आप मार्केट में बेच करके उससे अर्निंग कर सकते हैं। नए नए तरीके लेकर आए। लेकिन आर्टिकल कहता है कि भाई जो भी तरीके हैं ये सारे के सारे लिमिटेड हैं। आप क्या कर रहे हो, आपने परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड स्कीम को लॉन्च कर दिया, ऐसे आपने तमाम दुनिया भर की कार्बन क्रेडिट स्कीम को लॉन्च कर दिया, लेकिन ये स्कीम्स केवल और केवल बड़े सेक्टर्स को टारगेट कर रहे हैं। ये स्कीम के अंदर में मेजर सेक्टर्स फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर, आयरन स्टील, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पल्प, पेपर, टेक्सटाइल, क्लोरो एल्कली इंडस्ट्रीज, ये सारी वो इंडस्ट्रीज हैं जिनको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो कहोगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर यही तो इंडस्ट्री हैं जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण करती हैं। ठीक है, आप सही समझ रहे हैं,
लेकिन इन सेक्टर को कवर करने के साथ साथ हमारे देश के अंदर में एक मेजोरिटी बेसिस पे जो प्रदूषण हो रहा है वो छोटे साइज की इंडस्ट्रीज के माध्यम से हो रहा है, जिन छोटे साइज की इंडस्ट्रीज को इसमें कवर ही नहीं किया गया है। द प्रॉब्लम इज ओनली विद नॉन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज जो छोटी मोटी हैं और नियमों से बचकर निकल जाती हैं। इंडिया में जो एमिशन इन्वेंट्री है इसमें एक ब्रॉड कैटेगरी होती है, यानी कि इन इंडस्ट्री के अंदर में एक पर्टिकुलर सेक्टर है, वो है नॉन स्पेसिफिक इंडस्ट्री का। इसमें आप एनालिसिस करोगे तो आज टोटल जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहे हैं या प्रदूषण हो रहा है उसका 55% टोटल एमिशन इन नॉन स्पेसिफिक इंडस्ट्री से निकल कर आ रहा है दोस्त। ये है पैटर्न। तो आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को कितना भी टारगेट कर लो, छोटी इंडस्ट्रीज को टारगेट अगर नहीं करोगे तो यू कैन नॉट अचीव योर क्लाइमेट गोल्स। क्लाइमेट गोल अचीव करने हैं तो आपने यहाँ पर इन छोटी इंडस्ट्री को टारगेट करना होगा, उसके लिए अपने स्ट्रैटेजी के अंदर भी सुधार करना होगा। अगर 40% इंडस्ट्रियल एमिशन हिडन है, 40% प्रदूषण ऐसा है जो छिप कर हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, देन आपकी स्ट्रैटेजी में एक फेलियर नजर आता है। उसको आइडेंटिफाई करना, उसको रेगुलेट करना यहाँ पर जरूरी है, तभी आप दुनिया भर में डंका बजा पाओगे कि हाँ भाई हम लोग क्लाइमेट एक्शंस के ऊपर में काम कर रहे हैं। समझे? चलिए फिर अगला आर्टिकल आता है जो बात करता है इंडिया के नेक्स्ट चैलेंज के बारे में, फ्रॉम इनोवेशन टू ग्लोबल स्केल। अब ये आर्टिकल में मतलब ये भी एडिटोरियल है, इसमें जो ऑथर है उनका कहना ये था कि हमेशा जब भी आप देखोगे नई प्रकार की जो टेक्नोलॉजी दुनिया भर में आ रही है, कहीं ना कहीं जो आइडिया इंडिया में ओरिजिनेट होता है, बट उस आइडिया को हम कभी भी ग्लोबल लेवल पर एक्सपैंड नहीं कर पाते। हम आइडिया सोचते हैं, सोचने के बाद में उस इनोवेशन को अपने देश तक केवल सीमित रखते हैं, जबकि अगर हम उस आइडिया के ऊपर में बेहतर तरीके से काम कर सकें तो भाई उस आइडिया को आज हम दुनिया भर में बेच सकते थे। लेकिन हम क्या कर गए, हर एक चीज़ में केवल सरकारी डिपार्टमेंट तक ही सीमित रह गए, जिसकी वजह से हर एक पॉलिसीज़ में फेलियर हुआ। एग्जाम्पल, सेमीकंडक्टर की आज इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है दुनिया को। सेमीकंडक्टर के बारे में जब इतनी जानकारी नहीं हुआ करती थी दुनिया में, तब भारत में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड बना दिया गया था 1970 के अंदर में, जो भारत को दिखाता था कि इंडिया के पास में पहचान थी, सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंस हम समझते थे। लेकिन क्या हम लोग यहाँ पर इस सेमीकंडक्टर को दुनिया में विस्तार लेवल पर बढ़ा पाए? कभी नहीं, फेल हो गए। इस चीज को ताइवान ने समझा, ताइवान ने दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी खड़ी कर दी जिसका नाम है TSMC। फिर आता है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने सैमसंग खड़ा कर दिया, इतना बड़ा एम्पायर। मेन रीजन क्या था? मेन रीजन ये था कि हमने हमेशा से एक नया विजन रखा, लेकिन दुनिया में हर दूसरा कंट्री यहां पर उसको अडॉप्ट कर गया, हम उसको विस्तार नहीं कर पाए, जबकि हम सबसे पहले थे। अर्ली होना, हमेशा ये मत सोचना जीत है। अर्ली होने के साथ साथ समय अनुसार अपडेट और अपने प्लान्स के ऊपर में एक्शन लेना, उसको एग्जीक्यूट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। केवल आप प्लानिंग करते रहो, दूसरा व्यक्ति प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी कर रहा है, तो कौन आगे निकलेगा? ऑब्वियसली जो एग्जीक्यूशन कर रहा है वो आगे निकलेगा। तो मेन रीजन क्या था? हमारे पास में कैपिटल की कमी थी, पैसा कम था, प्रॉपर लेवल पर हम स्केलिंग नहीं कर पाए, पॉलिसीज बहुत ही इनकंसिस्टेंट थी, पब्लिक सेक्टर ओरिएंटेड पूरा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये सेक्शन रहा है, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन ही नहीं था। तो इस आधार पे हमारे आइडियाज़ बड़े लेवल पर स्केल नहीं कर पाए। ECIL हमने बना दिया 1967 में खुद का, इन्होंने कंप्यूटर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया, सिम्प्यूटर। आप देख रहे हैं सिम्प्यूटर जो आज के समय पर मोबाइल फोन है, वैसा आइडिया इंडिया ने 1998 में प्रेजेंट कर दिया था। स्मार्टफोन लाइक फीचर्स इसमें प्रेजेंट थे, लेकिन क्योंकि वेंचर कैपिटल नहीं था, पैसे नहीं थे, सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम नहीं था, तो अपने आइडिया को हम एक्सपैंड नहीं कर पाए। फिर बात आती है एप्पल आईफोन की। पता है सिम्प्यूटर का आइडिया जब हम लोग फेल कर गए सिम्प्यूटर का आइडिया में, उसके बाद एप्पल अपना आईफोन लेकर आता है, और आईफोन कितना बड़ा हिट है आज आप देखो। एप्पल ने वैसे ही 50% प्राइस अपने इंक्रीज कर दिए हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो सक्सेस स्टोरी में इंडिया ने कहीं ना कहीं पहले सोचा, लेकिन हम उसको स्केल लेवल पर मतलब उसकी स्केलिंग नहीं कर पाए। अब कुछ जगह पे हमको सक्सेस मिला भी है। एग्जाम्पल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इंडिया को आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। वैक्सीन प्रोडक्शन हो, जेनरिक मेडिसिन बनाने की बात हो, नंबर 1 है हम। परम प्रोग्राम, ये इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ को दिखाता है। आधार हो गया, ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है। आधार कार्ड, UPI प्लेटफॉर्म हो गया, दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज UPI को अडॉप्ट कर रही हैं। तो लेसन यहाँ पर क्या था, हमने बड़े लेवल पर इसको क्रिएट किया, इसका इकोसिस्टम दुनिया में एक्सपैंड किया। आज UPI को लेकर इंडिया एग्जाम्पल बन चुका है।
जबकि हम लोग ऐसे बहुत सारे आइटम्स को लेकर पहले कर सकते थे। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, आपने सीख लिया तो सीखने के बाद में अपने आइडियाज़ को बड़े लेवल पर स्केल अप करना। स्केल अप करने के लिए आपको ढेर सारा कैपिटल चाहिए होगा, इन्वेस्टमेंट करने से मत चूकना। और अपने देश के नौजवान लोगों का पोटेंशियल है भाई, उसको शामिल करो, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दो, ये ज़रूरी है। ठीक है, चलिए फिर हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था रिगार्डिंग एफसीआरए। आपको पता है केंद्र सरकार ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के जो नियम है उनकी कमर कस दी है, उनको और ज़्यादा सख्त कर दिया है, वो न्यूज़ में था। ठीक है, अब एफसीआरए ये याद रखिएगा, मैंने आपको बताया है कि भाई बाहर से जो भी फॉरेन फंडिंग आती है देश के अंदर में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है, उसको रेगुलेट करने के लिए एफसीआरए बनाया गया है। ठीक है, एफसीआरए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। 2010 में यहाँ पर एफसीआरए आया, इसको बाद में मतलब 1976 का लॉ था, उसको रिप्लेस कर दिया 2010 में। फिर ऐसे इसमें बार बार अमेंडमेंट्स हुए, बदलाव हुए। अब होता क्या है कि देश के अंदर में बहुत सारे एनजीओज़ हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वेलफेयर एसोसिएशंस और भी दूसरे और इंडिविजुअल जो बाहर से फॉरेन फंडिंग को रिसीव करते हैं। तो जो भी फॉरेन फंडिंग रिसीव करेगा उस फॉरेन फंडिंग का किसी भी प्रकार से कोई भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो फॉरेन फंडिंग देश के अंदर में कहीं पर दंगा फैलाने के लिए यूज़ हो रही हो, समझे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ही यहाँ पर क्या किया गया, ये एफसीआरए नाम के लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया कि भाई एफसीआरए आएगा, इसमें गवर्नमेंट अपनी पूरी तरह से निगरानी बना के रखेगी कि कितना पैसा किस एनजीओ के पास में कहाँ से आया है एंड कितना पैसा वो एनजीओ कहाँ पर खर्च कर रहा है। दैट्स इट। यानी एफसीआरए का पर्पस है देश की सॉवरेटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। मैंडेटरी आधार फॉर ऑफिस बेरर्स, यानी इसके लिए सारे नियम थोप दिए गए। जितने एनजीओज या जितने भी बॉडीज़ ये सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं और बाहर से फंडिंग को रिसीव करती हैं, तो उन सभी बॉडीज़ को, उन सभी इंस्टीट्यूशंस को, जो उस एसबीआई की मेन ब्रांच है न्यू दिल्ली के अंदर में, उसमें अकाउंट खुलवाना होगा। जहाँ से भी एफसीआरए वो रिसीव कर रहे हैं, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन को रिसीव कर रहे हैं, वो मेन पैसा उनके एसबीआई के इसी वाले ब्रांच में आना अनिवार्य है, समझे। फिर अपने खर्चों को कम करना होगा जिससे ये चैरिटी के ऊपर में ज़्यादा पैसा खर्च कर सकें। और एफसीआरए में बार बार रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना होगा। कुछ समय बाद रिन्यू नहीं करवाओगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, आपको फंडिंग नहीं मिलेगी। तो यह है एफसीआरए का मेन पर्पज़, याद रखिएगा, हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ही पढ़ा है। फिर एक बॉडी हमने डिस्कस की थी, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। आईएमओ ने रिसेंटली एक प्लान अनाउंस किया है। वो कह रहे हैं कि पर्शियन गल्फ में अभी भी तमाम जहाज़ फंसे पड़े हैं, हमारे जो सेलर्स होते हैं वो फंसे पड़े हैं, उनको वहाँ से बाहर निकालना है। ये बात आईएमओ ने बोली है, जिस वजह से आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में आ चुका है। तो आपको कुछ नहीं, बस 4 से 6 पॉइंट्स हैं आईएमओ के बारे में, वो पढ़ना है। पहले तो ये 4 पॉइंट्स आपको रटे होने चाहिए। 1948 में ये बॉडी बनती है, ये याद मत रखना। इतना याद रखना, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 174 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका एक सदस्य है। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मेन हेडक्वार्टर है लंदन यूके में। आपसे पूछ सकता है इसका ऑब्जेक्टिव या इसका रोल। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी समुद्र में व्यापार हो रहा है उसके लिए जहाज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, शिपिंग हो रहा है या मैरीटाइम पोल्यूशन हो रहा है, मैरीटाइम पोल्यूशन को रोकना, जहाज़ों की प्रोटेक्शन करना, सेफ्टी का ध्यान रखना, ये सारा काम इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का है। क्योंकि ये समुद्र की सुरक्षा कर रहा है, जहाज़ों को बचाने की बात कर रहा है। दैट मीन्स दिस बॉडी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू SDG 14, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 14। आपको पता है कि भाई दुनिया के सामने टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को रखा गया है। उसमें गोल नंबर 14 लाइफ बिलो वाटर की बात करता है। तो आईएमओ अपने अपने कर्तव्य की वजह से ऑटोमेटिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ठीक है, याद रखिएगा 176 मेंबर कंट्रीज़ हैं एंड 3 एसोसिएट मेंबर्स। क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है इन मेंबर कंट्रीज़ के बारे में, तो आपके पास सामने रटा होना चाहिए। देन पूछा जा सकता है क्या इंडिया आईएमओ का मेंबर है? येस, इंडिया इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था कि भाई एल नीनो यानी सूखा पड़ रहा है, इस बार गर्मी बहुत पड़ रही है, बारिश कम हुई है। सूखा पड़ने की वजह से जो हमारी मिनिस्ट्री है ऑफ एग्रीकल्चर है, ठीक है, उन्होंने कुछ राज्यों को चुना है। 12 राज्य ऐसे हैं जो प्राइमरी कंसर्न की कैटेगरी में है, जहाँ पर चिंता है कि भाई यहाँ पर फसलें बहुत उगाई जाती हैं। मेन फसलें रेन फेड क्रॉप्स होती हैं, बारिश से जो पानी आता है उसी पानी से यहाँ पर वो जो फसलें हैं उनको पानी मिलता है। अब प्रॉब्लम यह है कि बारिश अगर नहीं होगी तो वो फसलों का नुकसान हो जाएगा, फसलों की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो एल नीनो आज परेशानी बन रहा है, कुछ राज्यों के लिए प्राइमरी कंसर्न बन चुका है। ये बेसिकली इस आर्टिकल में बोला गया था।
वो हमारे कौन से राज्य हैं? स्पेसिफिकली 111 डिस्ट्रिक्ट हैं 12 राज्यों के अंदर में, जिनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है। थोड़ा सा याद रखिएगा। इसमें मेन यहाँ पर जो स्टेट्स बताए जा रहे हैं, कहाँ गए भाई वो स्टेट्स? वेट, हमारे रिवीजन पॉइंटर में उन स्टेट्स को लग रहा है हमने लिखा नहीं। एक तो महाराष्ट्र गुजरात तो है ही भाई, उसके अलावा इस आर्टिकल के अंदर में जो हमने पढ़ा था, ज़रा उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो ये आपको दिखाई देगा, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं बेसिकली मध्य प्रदेश के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में, देन वी हैव गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। ये वो स्टेट्स हैं जिनको प्राइमरी कंसर्न के अंदर में रखा गया है। बारिश नहीं हुई तो फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे खारिफ क्रॉप्स को उगाया जाता है। ठीक है, मेनली खारिफ क्रॉप्स रेन के ऊपर में ज़्यादातर डिपेंडेंट है। तो रेन नहीं होगी तो इरिगेशन होगा। प्रॉब्लम यह है कि इन राज्यों में पानी की कमी है भाई। पानी की कमी की वजह से ही यहाँ पर इन्होंने बारिश की वजह से इन फसलों को लगाया था। अब प्रॉब्लम यह है कि पानी की कमी तो पहले से ही थी, बारिश भी नहीं हो रही है, तो दिक्कत हो जाएगी, ये फसलें ज़्यादा बढ़िया तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? पहली बात तो अल्टरनेटिव क्रॉप्स को लगाना। इसकी जगह, क्योंकि इस बार सूखा पड़ रहा है, तो आप मिलेट्स वगैरह मोटे अनाज लगा सकते हैं, बाजरा, जोवर, रागी जैसे मिल अनाज। इनको पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड थिंग इज़, पानी की वैल्यू समझो। जो वाटर है इसको कंजर्व करना सीखो, वाटर को हार्वेस्ट करना सीखो, रेन वाटर को स्टोर करना सीखो। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ पर आगे भी इस तरीके से प्रॉब्लम से जूझना है तो आप नहीं सीखोगे। अगर प्रॉब्लम से बचना है तो वाटर कंजर्वेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आज इसका उल्टा ही होता है। जगह जगह खेतों में पानी चलाने के लिए हम ग्राउंड वाटर को ओवर एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर का जो वाटर लेवल है वो डाउन होता चले जा रहा है। फिर हमने डिस्कशन किया था एक इमली के बारे में, खुरसनी इमली। इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, दैट इज़ वाई ये न्यूज़ बना है। अभी आपको पता है भारत के अंदर में टोटल 658 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो चुके हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। आपने 2-3 बातें याद रखनी है। खुरासनी इमली, ये बेसिकली बाओबेब ट्री में उगने वाला एक फल है, जो बेसिकली मध्य प्रदेश के अंदर मांडू नाम के गाँव में ज़्यादातर ग्रो किया जाता है। अब इंडिया के अंदर में जो ये खुरसानी इमली है, ये मेजरली कहाँ से आती है? ये मेजरली यहाँ पर आती है महमूद खिलजी के शासन के समय पर यहाँ पर इसको लाया जाता है। आज इसको जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग बेसिकली एक जगह के पॉपुलर सामान को पहचान देता है, रिप्रेजेंटेशन देता है। जीआई टैग ऐसा नहीं है केवल खाने पीने के आइटम्स को दिया जाए। जीआई टैग फूड आइटम्स के अलावा वाइन, स्पिरिट ड्रिंक्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड दूसरे और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को दिया जा सकता है। इंडिया के अंदर में जो जीआई टैग्स होता है उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंडर में गवर्न किया जाता है, याद रखिएगा। तो इंडिया में जीआई टैग्स गवर्न होते हैं इस 1999 के एक्ट के अंडर में। और गवर्न होने के साथ साथ, क्योंकि ये जो एक्ट है ये एक रजिस्ट्रेशन या लीगल प्रोटेक्शन देता है इस प्रकार के प्रोडक्ट को। बाकी इंटरनेशनल लेवल पर WTO का ट्रिप्स एग्रीमेंट हो गया, ये सब के थ्रू यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है। जीआई टैग किसी भी सामान को मिल जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। एंड वैल्यू बढ़ने के साथ साथ जीआई टैग ऐसा नहीं है लाइफ टाइम के लिए। एक बार किसी सामान को जीआई टैग मिल जाता है तो हर 10 साल बाद यहाँ पर इसको वापस से रिन्यू करवाना पड़ता है। रिन्यू करवाने के लिए भाई जीआई टैग का जो मेन ऑफिस है वो चेन्नई में प्रेजेंट है, वहीं पर ये सारे का सारा रिन्यूअल प्रोसेस चलता है। ये पूरा जीआई टैग का प्रोसेस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में आता है। फिर हमने डिस्कशन किया था भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल्स के बारे में, थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था। ऐसे दिखाई देते हैं ये आर्टिफिशियल रीफ्स, इसको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिएगा। ये होते क्या है? पहले तो कंक्रीट से बनाए जाते थे और इसको समुद्र में जगह जगह पर गिरा दिया जाता था। अब क्या है, पहली बार इसको 3D प्रिंटर से बनाया गया है कुछ इस प्रकार से। अब उसको समुद्र में रखा जा रहा है। रखने के पीछे का रीज़न यह है कि मान लो एक समुद्र का हिस्सा है जहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना ही कोई एक्वाटिक प्लांट्स हैं, ना ही कोई एक्वाटिक एनिमल्स हैं। तो हम इस आर्टिफिशियल रीफ को बनाकर वहाँ पे रख देंगे, जिससे धीरे धीरे यहाँ पर कोरल्स पनपेंगे, मछलियाँ आएंगी, प्लांट्स ग्रो करेंगे, मछलियों का घर बनेगा, क्योंकि मछलियाँ इन रीफ्स को एज अ शेल्टर अपने घर की तरह इस्तेमाल करती हैं। तो इस एरिया को जो मैरीन बायोडाइवर्सिटी है, जहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ पे बहुत सुंदर सा एक मैरीन हैबिटेट बन जाएगा, जिसको टूरिज़्म के पर्पज़ से भी यूज़ किया जा सकता है। लोग घूमने के लिए, कई बार आपका देखा होगा लोगों को मैरीन डाइविंग करना पसंद है, समुद्र के नीचे मतलब थोड़ा सा उसको देखना, उसको एंजॉय करना पसंद है। तो टूरिज़्म पर्पज़ से भी यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आपने क्या याद रखना है? बस 2-3 बातें याद रखनी है। जैसे सबसे पहली बात, तमिलनाडु। भाई तमिलनाडु है वो राज्य जिसने भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल कोस्टल वाटर्स के अंदर में रखा है।
हमारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सेकंड फेज़ के अंडर में। ओके, ये बात क्लियर हो गई। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे यहाँ पर मैरीन स्ट्रक्चर जो है वो वापस से ग्रो करता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा जो मछलियाँ वगैरह इस एरिया में इकट्ठा होंगी, उनके लिए घर की तरह काम करेगा। यानी मैरिन इकोसिस्टम को रीस्टोर करने का पर्पस होता है इन रीफ का। आपसे पूछ ले कि पर्पस क्या है इस 3D प्रिंटेड रीफ का, तो वो मैरिन इकोसिस्टम को रीस्टोर करने में मदद करेगा। फिर हमने डिस्कशन किया था बिटुमेन के बारे में, जिसको कई बार ब्लैक गोल्ड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। ये बिटुमेन कुछ इस प्रकार से ब्लैक कलर का दिखाई देता है, जिसका कई बार यूज़ रोड कंस्ट्रक्शन में भी करा जाता है। रोड कंस्ट्रक्शन में डामर वगैरह का यूज़ किया जाता है, लेकिन ये बिटुमेन थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में होता है, याद रखिएगा। अब ये जो बिटुमेन है मेनली थोड़ा सा गाढ़ा है, लेकिन ये मिलता किससे है? पेट्रोल से। जो हमारा कच्चा तेल होता है ना, जब उसको रिफाइन वगैरह करते हैं, तो उसी से ही हमको ये बिटुमेन मिलता है। तो बिटुमेन आज बहुत गाढ़ा है। उसके अलावा पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोकार्बन है, याद रखिएगा। नेचुरल तौर पे कई बार जो ये बिटुमेन है ये ऑयल सेंट्स के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, कई कई सारी जगह पर देश के अंदर में दुनिया के अंदर में ऑयल सेंट्स मिलते हैं, जहाँ पर मिट्टी के अंदर में इस तरीके से जो ये ऑयली सब्सटेंस है वो मिलता है। या कुछ झीलें होती हैं जहाँ पर ये बिटुमेन प्रेजेंट होता है। इस बिटुमेन को पिघलाओगे ना, तो ये एक बहुत ही मजबूत लिक्विड फॉर्म में एक फेविकॉल की तरह, जिसको बोलते हैं अधेसिव। इसमें गिट्टी अगर डाल दो, एग्रीगेट डाल दो, उसको मिला दो और मिला के सड़क बना दो, तो एक वाटर प्रूफ सड़क बन जाती है, क्योंकि बिटुमेन के अंदर में वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। चिपका लेता है गिट्टियों को अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें अधेसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको कार्बन डाइसल्फाइड में डालोगे तो उसमें मिक्स भी हो जाता है। इसमें कैल्शियम, आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन सब कुछ प्रेजेंट है। मेनली आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर में बिटुमेन का यूज़ किया जाता है। स्पेशल तौर पर रोड्स, हाईवेज़ या दूसरे और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यहाँ पर इन बिटुमेन का यूज़ होता है। इस बात को यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं। फिर हमने डिस्कशन किया था प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के बारे में, सॉरी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में। तो देश में यहाँ पर उन बच्चों को देखा जाता है जिन्होंने बहादुरी का काम किया है, एक्सेप्शनल वर्क किया है, 6 कैटेगरीज में। कौन कौन सी 6 कैटेगरीज? बहादुरी, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, सोशल सर्विस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स सेक्शन। इन 6 कैटेगरीज में जिस भी यहाँ पर बच्चे ने एक एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दिया है, उसको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर ये इनिशिएटिव है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी ये जो नाम है वो प्रेसिडेंट ने मांगे हैं, जिस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। एग्जाम में पूछ ले, इन पुरस्कार को ऑर्गेनाइज कौन करता है? ऑर्गेनाइज करने वाला मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि भाई जो भी बच्चा इसमें चुना जाएगा, पहली बात तो वो बच्चा भारत का नागरिक होना चाहिए। उस बच्चे की उम्र जो है वो 5 साल से ज़्यादा और 18 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, और उसका जो भी अचीवमेंट यानी जिसके बेसिस पर उसको अवार्ड दिया जा रहा है, वो अचीवमेंट यहाँ पर उसका नाम आने से पिछले 2 साल के भीतर भीतर का होना चाहिए। अब अवार्ड जब जब चुना जाता है वो बच्चा, तो उसको मेडल, सर्टिफिकेट या साइटेशन बुकलेट वगैरह यहाँ पर दिया जाता है, याद रखिएगा। और 1 साल में 25 अवार्ड्स हम दे सकते हैं। बट इसमें एक बहुत बड़ा बट यह है कि नेशनल सिलेक्शन कमेटी इसके अंदर में रिलैक्सेशन भी कर सकती है, नंबर्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। बट फिर भी यहाँ पर जो 25 अवार्ड्स हैं, ये इसका एक लिमिट सेट किया गया है। अच्छा, ये जो अवार्ड दिए कब जाते हैं? हर साल 26 दिसंबर को। कहोगे 26 दिसंबर को तो हम वीर बाल दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सही बात है। वीर बाल दिवस की जब बात आती है मेरे दोस्त, तो आपने क्या याद रखना है? वीर बाल दिवस आज साहिबजादा जोरावर, साहिबजादा फतेह सिंह की मेमोरी में, उनकी याद में हम लोग यहाँ पर इस दिन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अच्छा, ये दोनों ही व्यक्तियों के जो मैंने नाम लिए हैं, ये किन के सन हैं ज़रा बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में नाम उनका। ठीक है, अब ये हो गई सारी बातें। बाकी मैंने आपको बता दिया है, सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करती है, सिलेक्शन कमेटी बता सकती है कितने अवार्ड्स देने हैं, बट फिर भी यहाँ पर 25 एक नंबर इसमें मेंशन किया जाता है। फिर हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था रिगार्डिंग पैकॉम। एडिटोरियल था सुहासिनी हैदर जी का, जो बात करती हैं पैकॉम। अभी हुआ क्या देखो, एक्चुअली में अमेरिका की साइड से एक बड़ा इनिशिएटिव चला गया। एक बहुत बड़ी बॉडी हुआ करती है यूएस पैकॉम, जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक कमांड, जहाँ पर पैसिफिक ओशन में यूएसए अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है कि पैसिफिक ओशन में जितने भी कंट्रीज़ प्रेजेंट हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब होता यह है कि 2018 में, ठीक है, ये नाम बदल दिया जाता है। यूएसए को लगता है भाई इंडिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, पैसिफिक ओशन के बगल में इंडियन ओशन है, तो इंडिया को शामिल करना चाहिए इस ग्रुप में। तो यूएसए ने 2018 में नाम बदलकर इस पैकॉम का यूएस इंडो पैकॉम कर दिया। इंडिया का नाम भी आ गया, इंडो पैसिफिक कमांड यहाँ पर रख दिया गया।
लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों, 2026 में अभी फिर से यहाँ पर ये नाम चेंज करके फिर से पैकॉम कर दिया गया है, यानी कि इंडो, ये जो इंडिया वाला इसमें एक रेफरेंस था, इसको हटा दिया गया है, जो दिखाता है कि यूएस का झुकाव अब चाइना के प्रति फिर से बढ़ रहा है। यूएस चाइना के रिलेशंस यहाँ पर ठीक हो रहे हैं, जिसका एक प्रभाव इंडियन ओशन पे पड़ सकता है, क्योंकि चाइना या यूएस दोनों सुपर पावर की तरह दिखाई देते हैं और चाइना और यूएस इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेंगे। ये दोनों मिलकर सेपरेट करेंगे अपना इन्फ्लुएंस। चाइना अपना इन्फ्लुएंस एशिया में दिखाएगा, यूएस अपना इन्फ्लुएंस वेस्टर्न साइड में दिखाएगा। बट इंडिया नहीं चाहता इस बात को। इंडिया मल्टीपोलर एशिया को सपोर्ट करता है। इंडिया कहता है कि भाई यहाँ पर देखो, एक कंट्री के पास में सारी पावर नहीं होनी चाहिए, जो सही बात है। पावरफुल कंट्रीज़ बहुत सारी हैं, हर एक कंट्री के पास में अपना तजुर्बा है, अपना टैलेंट है, उसके आधार पे हर एक कंट्री के पास में अपनी खुद की एक खासियत है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं एक कंट्री सुपीरियर है इस पूरे रीजन के अंदर में। लेकिन इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं यूएस चाइना मिलकर रिजेक्ट करते हैं, जिसके बेसिस पे आज क्वाड भी कमज़ोर पड़ चुका है। क्वाड में यूएस से ज़्यादा बात ही नहीं कर रहा, क्वाड का एजेंडा कहीं पर मेंशन ही नहीं करता। तो अब आर्टिकल में बोला जा रहा है कि भले ही क्वाड ठंडे बस्ते में चला गया हो, तो अब यहाँ पर भारत के पास में ऑप्शन यह है कि क्वाड में अगर अमेरिका नहीं शामिल हो रहा, मत होने दो, बाकी दो कंट्रीज़ तो प्रेजेंट है ना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, और आप हो इंडिया, तीनों मिलकर यहाँ पर अपना खुद का इनिशिएटिव, ये ट्राइलेटरल ग्रुप बना लो और इसके आधार पे अपना जो इंडियन ओशन है या पैसिफिक ओशन है, इसकी प्रोटेक्शन की हम लोग बात करेंगे। तो ये है दोस्तों यहाँ पर पैकॉम वाला इनिशिएटिव, याद रखना। यूएस पैकॉम एक बहुत ही ज़्यादा पुराना एक बड़ा ग्रुप अमेरिका ने बना के रखा हुआ है। इसका मेन हेडक्वार्टर हवाई में, होनोलुलु पता नहीं कौन सी जगह है, वहाँ पर ये प्रेजेंट है। बाकी यूएस पैकॉम जो है, इसको 1 जनवरी 1947 में बनाया गया था। उस समय पर जो यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, हैरी एस ट्रूमैन, इनकी साइड से। आज ना इसका नाम मैंने बताया बीच में बदल दिया गया था, फिर से यहाँ पर इसका यूएस पैकॉम कर दिया गया है ना। और बाकी इसका मेन पर्पज़ भाई पैसिफिक रीजन में जो भी कंट्रीज़ उनको सपोर्ट करना, वहाँ पे अपना प्रेजेंस बनाना, सबसे बड़ी बात पैसिफिक रीजन में अपना प्रेजेंस बनाना, यही इनकी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है। ठीक, फिर उसके बाद हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जहाँ पे एक सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया गया कि पासपोर्ट इज़ अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ भाई कि पासपोर्ट नहीं है, आधार कार्ड अगर सिटीजनशिप का एक डॉक्यूमेंट नहीं है, अब पासपोर्ट भी यहाँ पर आप कह रहे हैं कि नागरिकता का प्रूफ नहीं है, फिर पैन कार्ड भी आप कहेंगे नागरिकता का प्रूफ नहीं है, तो नागरिकता का प्रूफ है क्या? देखो सिंपल सा फंडा है, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर भी यही चलता है। मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बेसिकली एक व्यक्ति को एक पर्टिकुलर कंट्री का सिटीजन बताएंगे। तो यहाँ पर भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का यही कहना है, इंडियन पासपोर्ट इज़ अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट नॉट अ सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट। केवल इंडियन पासपोर्ट आपको मिल गया है, उसको आप यहाँ पर एज अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। उसके आधार पर आप ये मत सोचना कि भारत के नागरिक हैं, ये कोई लीगल प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का। तो कहोगे लीगल प्रूफ है क्या भाई? लीगल प्रूफ के लिए आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड, उसके अलावा जैसे आपके पास आधार कार्ड के अलावा वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, बहुत है, इतनी सब चीज़ें यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट है। आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ना, ड्राइविंग लाइसेंस है। वैसे आप देखोगे पासपोर्ट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ऐसी तमाम ऐसे सर्टिफिकेट्स जिसको मिला दोगे, जिसके आधार पे क्या कहा जाता है कि भाई इंडियन सिटीजनशिप प्रूव आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक डॉक्यूमेंट के आधार पे नहीं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे होता है। एंड पासपोर्ट अलोन इज नॉट अ लीगल प्रूफ फॉर द सिटीजनशिप। इस बात को याद रखना, स्टेटमेंट मिल जाए एग्जामिनेशन में तो ये बात पता होनी चाहिए ना। फिर उसके बाद आता है एक और आर्टिकल जहाँ पे बात हो रही है चाइना ने यूएसए को बीट कर दिया है विद द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कंप्यूटर। देखो होता क्या है, हर साल एक रिपोर्ट आती है, रैंकिंग आती है, जहाँ पर दुनिया के सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर की लिस्ट रेडी करते हैं। इसको बोलते हैं टॉप 500 लिस्ट। दुनिया के टॉप 500 सुपर फास्ट कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सबसे तेज़ी से, एक्यूरेटली, सबसे कम समय में कर सकें, ये हैं यहाँ पे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की डेफिनेशन। तो इस बार टॉप 500 में जो रैंक नंबर 1 पर है वो चाइना का सुपर कंप्यूटर है। यूएसए को इन्होंने पछाड़ दिया है। अभी पिछले साल तक यूएसए का कंप्यूटर रहा करता था, उसका नाम था एल कैपिटन। एग्जामिनेशन के लिए याद रखना ये क्या है, तो ये यूएसए का सुपर कंप्यूटर है जो टॉप 500 की रैंकिंग में टॉप पे हुआ करता था। अब जो है ये चाइना का लाइनशाइन नाम का सुपर कंप्यूटर है, जो बेसिकली नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर शेंजेन में प्रेजेंट है। कहाँ पर? चाइना के अंदर शेंजेन में प्रेजेंट है। ये दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बन चुका है, जिसकी कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और चाइना ने खुद के बनाए हुए चिप के आधार पे सुपर कंप्यूटर को रेडी किया है। ये चाइना के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। क्या भारत के सुपर कंप्यूटर्स का नाम है इस रैंकिंग में? बिल्कुल, इतने ज़्यादा ऊपर नहीं है, बट इंडिया के कुछ सुपर कंप्यूटर्स के नाम है तो पता होना चाहिए। जैसे इंडिया का 32वें नंबर पर है शक्ति क्लाउड, 188 नंबर पर ऐरावत, 246 पे परम रुद्र,
GPU क्लस्टर और 319 पे परमरुद्र CPU क्लस्टर। तो ये इंडिया के कुछ सुपर कंप्यूटर्स है, बट रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं। यानी इनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, इनकी जो परफॉर्मेंस है, इनकी जो क्षमता है, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू द अदर सुपर कंप्यूटर्स लाइक लाइन शाइन की बात हो रही है, या फिर हम लोग एल कैपिटन की बात कर रहे हैं। एल कैपिटन जो USA का है, लाइन शाइन जो बेसिकली चाइना का यहाँ पर सुपर कंप्यूटर है। बट ऐसा नहीं है कि चाइना ने कम्प्लीटली USA को बीट कर दिया है। आर्टिकल में कहा जा रहा है कि अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और गूगल, इन्होंने अपने सुपर कंप्यूटर को इस रैंकिंग में रजिस्टर ही नहीं करवाया था। अगर ये रजिस्टर करवाते हैं तो यहाँ पर USA को बीट किया जा सकता। दैट्स रियली अभी के लिए नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पर XAI करके एक कोलोसस सिस्टम है जिसको रिपोर्ट किया गया है। इसको भी कई बार बहुत पावरफुल माना गया है, एल कैपिटन से भी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर माना गया है। तो यहाँ पर ये अलग अलग नाम याद रखना, अजीबोगरीब नाम, एग्जाम में पूछ ले, बताओ भाई लाइन शाइन, एल कैपिटन, XI, कोलोसस, ये सब क्या है? तो ये सब सुपर कंप्यूटर्स के नाम है जो टॉप 500 की रैंकिंग में। नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया दुनिया का नंबर 1 शिप रिसाइकलिंग नेशन बन चुका है इन 2025। 2025 में हमारा नाम आ चुका है सबसे ऊपर UNCTAD की रिपोर्ट में। UNCTAD का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इनकी रिपोर्ट आई है, इसने बताया है कि भाई इंडिया दुनिया में शिप रिसाइकलिंग, यानी जो पुराने जहाज़ हो जाते हैं उसको तोड़कर डिसमेंटल करके है ना उसको रिसाइकिल करना, उस मामले में इंडिया एक टॉप नेशन बन चुका है 2025 के अंदर में। तो हम अगर दुनिया में आप देखोगे सबसे ज़्यादा शिप की रिसाइकलिंग जो कर रहा है वो भारत कर रहा है। 2024 में 30% का हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन था, अभी 2025 में 35% का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, और इसके लिए इंडिया के अंदर में एक एक्ट भी है, कानून भी है, जिसका नाम है रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019। गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर लॉ को लेकर आया था ताकि जो भारत के अंदर में शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है, यानी कि जो भी जहाज़ों को, जो भी शिप्स को हम लोग रिसाइकिल करते हैं देश के अंदर में, इसको हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन के साथ में मिला के रखा जा सके। देखो, हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट है इंटरनेशनल लेवल पर। इंडिया ने भी यहाँ पर इस कन्वेंशन को रेटिफाई कर लिया था 2019 में, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इस कन्वेंशन का अल्टीमेट पर्पस जो है वो क्या है कि जितने भी जहाज़ हैं, जो भी शिप्स हैं, उनको सही तरीके से, साउंड तरीके से रिसाइकिल करना कि उसका एनवायरनमेंट पर भी कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। यह है मेन पर्पस इसका, याद रखिएगा। तो ये रिपोर्ट कहती है। बाकी यहाँ पर बाल्टिक एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम काउंसिल, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में BIM को, इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 16,000 से ज़्यादा जो जहाज़ हैं इसको आने वाले 10 सालों में हम लोग रिसाइकिल करने वाले हैं पूरे दुनिया भर में। इसमें इंडिया के पास में सबसे बड़ा मार्केट शेयर रहेगा 35% का। और हर साल हम 500 से लगभग 600 जहाज़ ऐसे होंगे जिसको रिसाइकिल करने वाले हैं विद फ्यूचर कैपेसिटी, याद रखना। इसमें हांगकांग कन्वेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक आर्टिकल और डिस्कस किया था हमने अबाउट किंग मेकर। किंग मेकर मतलब यहाँ पर कुछ हम लोग इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, कीड़ों की बात कर रहे हैं, जिनकी मदद से आज इंडिया के अंदर में बहुत सारे मैंगोज का प्रोडक्शन होता है, यानी आम को हम लोग यहाँ पर ग्रो कर रहे होते हैं। ज़रा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो एक्चुअली में है क्या, इंडिया में आज ना 1,000 से ज़्यादा आम की अलग अलग वैरायटीज़ को ग्रो किया जाता है। इसमें बगनपली, दशहरी, अल्फोंसो, बादामी, इमाम, पसंद, मालगोबा, ये सारे के सारे यहाँ पर आम के वैरायटीज़ हैं। मैंगोज़ जो हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला फल है। लेकिन जब इसका प्रोडक्शन की हम लोग बात करते हैं तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसके प्रोडक्शन के पीछे इंसेक्ट्स का बड़ा रोल होता है। यानी जो आम का पेड़ होता है, उस आम के पेड़ पे फ्लावर वगैरह भी होते हैं, ठीक है। उनमें रिप्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि वो जो फ्लावर्स हैं उसके, वो जो पेड़ है उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए पॉलिनेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। पॉलिनेटर में जो बीज वगैरह होते हैं ना, अब बीज क्या करता है भाई, फीमेल प्लांट है, मेल प्लांट है, इनके बीच में रिप्रोडक्शन में यहाँ पर ये हेल्प करता है। इसके लिए यहाँ पर इनको पॉलिनेटर्स कहा गया है। तो इसमें जब हम पॉलिनेटर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आता है ड्वार्फ हनी बी। इसका साइंटिफिक नेम है, बस खाली इतना याद रखना है आपने, ये इतना ही सेक्शन याद रखना है, एपिस फ्लोरिया, एपिस डोरसेटा, टेट्रागोनुला सर्फेस, एंड उसके बाद मुस्का डोमेस्टिका एंड कैलिफोरेडे। ये कुछ अलग अलग फ्लाइज हो गए, हनी बीज हो गई, उनकी स्पीशीज़ हैं। ये स्पीशीज़ आज मदद करती हैं भारत में आम की फसल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि पॉलिनेशन करती हैं और पॉलिनेशन के माध्यम से जो यहाँ पर प्रोडक्शन है मैंगोज़ का वो फिर बढ़ जाता है। तो मेनली किन का रोल है, इन इंसेक्ट्स का रोल है। इस आर्टिकल में इतना मेंशन किया गया है। बाकी आप यहाँ पर याद रखेंगे थोड़ा सा राइट्स ऑफ पॉलिनेटर्स के बारे में बेसिक फैक्ट। जैसे कई बार ना जो साइंटिस्ट हैं
वो यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं किस चीज़ को लेकर। साइंटिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि जो पॉलिनेटर्स हैं उनको लीगल प्रोटेक्शन डिजर्व करते हैं वो लोग, यानी ये जो कीड़े हैं ना इनकी सुरक्षा करो, लीगल प्रोटेक्शन इनके पास में होना चाहिए। इवन जो साउथ अमेरिकन कंट्री है पेरू, दुनिया में पहला देश बना है जिन्होंने अपने देश के अंदर जो स्टिंगलेस बी होती हैं, याद रखिएगा स्टिंगलेस बी, ये पहला कीड़ा है जिसको लीगल राइट दिया गया है, जिसकी सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, जिस क्लाइमेट चेंज से बचाया जाए, हैबिटेट लॉस से बचाया जाए, इनके खिलाफ कोई कीटनाशक ना छिड़का जाए, ये पेरू ने करा। जिससे क्या होगा, ये फर्दर क्रॉप्स की प्रोडक्शन में या फ्रूट्स की प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है जिसमें हमने आई इन द स्काई शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एक हम लोग कह सकते हैं उड़ते रडार की बात कर रहे हैं, जिसको बोला जा रहा है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, या नेत्र बोला गया है। आसमान में एक आंख कह सकते हैं इंडिया अपनी लगा रहा है। ये एयरबॉर्न सर्विलांस प्लेटफॉर्म है, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको हम अपने फाइटर जेट में शामिल कर सकते हैं। जो भी हम फाइटर जेट उड़ाते हैं उसमें इस सिस्टम को लगा दिया जाएगा, तो फाइटर जेट जब उड़ेगा तो पूरी तरह से वो चारों तरफ की निगरानी रख सकेगा। तो ये एक सर्विलांस सिस्टम है जो बेसिकली रडार की तरह काम करे। तो नाम इसको यहाँ पर दिया गया है AEW&C, यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये इंडिया का खुद का बनाया हुआ, इंडिजिनियसली बनाया हुआ एयरबॉर्न सर्विलांस और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसको DRDO की एक लैबोरेटरी है, कैब नाम की लैबोरेटरी इन्होंने बनाया है। इस AEW&C का मेन पर्पज़ क्या है, याद रखिएगा, इसका मेन पर्पज़ है दुश्मन का एयरक्राफ्ट, दुश्मन के ड्रोन या कोई और हवाई हमला है उसको डिटेक्ट करना, उसको ट्रैक करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको हवा में मार के गिरा देना। तो इसमें ना नेत्र के नाम से नेत्र MK1A है, नेत्र MK12 है, सॉरी MK2 है। अब ये 1A2 बेसिकली एडवांस वर्जन है, अपग्रेडेशंस करे गए हैं। जैसे MK1A को आज ब्राज़ील से जो हमने एयरक्राफ्ट लिया, एम्ब्रायर एयरक्राफ्ट, उसमें लगा के इसको यूज़ करते हैं। फिर बाकी 3 अभी नए नेत्र सिस्टम्स को यहाँ पर हम लोग परचेज़ करने वाले हैं। 6 को और अप्रूव 3 नए ऑपरेशनलाइज करे जा रहे हैं, 6 हम लोग अप्रूव कर चुके हैं, परचेज़ कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम नेत्र सिस्टम आ रहे हैं। आपने एग्जाम के लिए बस खाली याद रखना, पूछ ले कि नेत्र क्या है तो नीचे स्टेटमेंट मिल जाए, तो नेत्र में देख लेना ध्यान से नीचे स्टेटमेंट कहाँ पर है। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ एडवांस रडार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, वहीं पर इसको क्लिक कर देना, यही सही उत्तर है। ठीक है, इसको बस खाली हमने कह दिया है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। अब इसका नाम जो दिया गया है एग्जैक्टली वो नेत्र नाम दिया गया है। अब इसका MK2 जो वर्जन है, इसको एयरबस A321 नाम के जो फाइटर जेट है उसके साथ हम यूज़ करेंगे। तो आज का हम इस्तेमाल नहीं करते इस प्रकार से अपने फाइटर जेट में कोई भी सर्विलांस रडार सिस्टम या ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो हमने इजराइल से परचेज़ किया। यही पर्पज़ है हमारा कि हम खुद से बनाएं और खुद का इस प्रकार का सिस्टम अपने फाइटर जेट में यूज़ करें। इजराइल से जो हमने परचेज़ किया है उसका नाम है फैल्कन AWACS, याद रखिएगा। समझ रहे हैं, इसमें एसा रडार कवरेज ये सब कुछ यहाँ पर शामिल करा गया है। तो हम लोग यही चाहते हैं, इजराइल के ऊपर डिपेंडेंसी कम करके खुद का यहाँ पर एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे पास में होना चाहिए। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। बस खाली कल के एनालिसिस रह गया है, तो वो कल ही पढ़ा है भाई, तो उसका रिवाइज क्या करना, उसको तो हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में रिवाइज करेंगे, जैसे हम लोग करते हैं। आखिरी दिन वाला अगले सेशन में रिवाइज के लिए लगा दिया जाता है। तो मेक श्योर करें वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर से। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।